ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे हम एरोमेटिसिटी बता पाते हैं मॉलिक्यूल्स की जिनमें सिंगल साइक्लिक कंपाउंड्स हो। ठीक है, आज हम ऐसे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है उसको साइक्लिक रिंग में हमें काउंट करना है या नहीं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में ये जो पाई बॉन्ड है ये इसका और इसका दोनों का पार्ट है। तो हम इसमें डिसाइड कैसे करें कि ये जो पाई बॉन्ड है वो साइक्लिक रिंग में काउंट होगा या नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके यहां चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप यहां देखोगे तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर आप यहां देखोगे तो जो साइक्लिक रिंग है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये जो कंपाउंड है इसका नेचर क्या होगा? एरोमेटिक। इस तरीके के कंपाउंड, विशेष रूप से इस तरीके के कंपाउंड जिनमें चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है और इस चार्ज डेवलपमेंट के बाद इनमें क्या आता है? एरोमेटिसिटी आती है। दे आर नॉन एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। व्हाई? बिकॉज क्या हो रहा है? इनमें चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है और रिंग्स क्या हो जा रही हैं? एरोमेटिक। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके के कंपाउंड दिए जाएं। इस बार जो आईआईटी में क्वेश्चन आया था उसमें एक आंसर ये था, विच ऑफ द कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल और हाईली अनस्टेबल। ये कंपाउंड दिया हुआ था आपको। ठीक है, तो इस कंपाउंड, ये इस साल का आईआईटी का क्वेश्चन है। अगर अपन देखें ये पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका जो आरएस बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इस पर प्लस आएगा और ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल्स क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। ये इस साल का आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या ये क्वासी एरोमेटिक है? नहीं है, ये कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ मतलब हम ये बोल सकते हैं ये कभी स्टेबिलिटी अचीव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, जैसा उसमें हो रहा था। ठीक है, कॉपी करो इसको। सो इन मॉलिक्यूल्स में क्वासी एरोमेटिक आइडेंटिफाई करें।
करें स्टार्ट करें। फर्स्ट कंपाउंड है क्या क्वासी एरोमेटिक? यस और नो? इसमें देखो आप, ये पाई अगर यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाली जो रिंग होगी दैट विल बी टाइप ऑफ एरोमेटिक। ठीक है, दिस इज क्वासी एरोमेटिक। सेकेंड, अब यहां पर क्या, दोनों ही कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस तो नहीं है। यस और नो? तो पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट कराओगे? अगर हम पाई को यहां शिफ्ट करा देते हैं इस वाले कार्बन पर, तो जो लेफ्ट वाला कार्बन है उस पर तो वेकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा और राइट वाले पर आ जाएगा लोन पेयर। तो ये वाली जो रिंग है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें तो दोनों ही रिंग्स क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक। ठीक है, इसमें भी चार्ज डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों रिंग्स क्या हो रही है? एरोमेटिक। ये भी क्या है? एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कि दोनों की स्टेबिलिटी बढ़े। इधर तोड़ लें, इधर जोड़ लें, तो फिर वही तो कह रहा हूं मैं। तो अब क्या बताओ ना आप, ये मतलब एरोमेटिक बनाऊं कि एंटी एरोमेटिक बनाऊं? तो फिर सोचने वाली बात क्या है उसमें? तो फिर क्वेश्चन को छोड़ो, आप अभी जो बात चल रही है उसकी बात करो। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो शिफ्टिंग नाइट्रोजन की तरफ होगी, तो इससे जो रिंग है ये बनेगी एरोमेटिक, ये भी क्या होगा? क्वासी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ होगा क्या? ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसमें बताओ कहां शिफ्ट कराऊं? लेफ्ट में कराऊं? इधर। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिंग्स का जो नेचर होगा दैट विल बी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये पाई अगर यहां शिफ्ट करा लें तो प्लस आएगा वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसका जो नेचर होगा ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। एनी डाउट? क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो मल्टीपल साइक्लिक होते हैं, जानते हो मल्टीपल साइक्लिक? जैसे ये कंपाउंड जो है ये मल्टीपल साइक्लिक है, एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग है। तो ऐसे कंपाउंड में अगर आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी हो तो आप सबसे पहले जो आउटर पेरीमीटर है उसको देख ले। पेरीमीटर तो जानते हो ना आप? सो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड, दिस फॉर्म्स ए पेरीमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। कितने पाई बॉन्ड्स है इसमें? 6। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसका नेचर क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका? एरोमेटिक। क्लियर? तो आप क्या करें, जो आउटर पेरीमीटर है वो चेक कर लीजिए, और अगर आउटर पेरीमीटर से समझ में नहीं आता है या नॉन एरोमेटिक आता है तो आप जो मैक्सिमम कार्बन एटम या मैक्सिमम एटम्स की रिंग है उसको चेक कर लीजिए, जैसे ये दिया हुआ है। तो पेरीमीटर से तो आएगा नहीं क्योंकि कॉन्जुगेटेड नहीं है,
तो जो मैक्सिमम एटम्स की रिंग है वो ये वाली है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नेचर क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्लियर। तो मल्टीपल साइक्लिक सिस्टम में आउटर पेरीमीटर चेक कर लीजिए, और या फिर सबसे जो ज्यादा एटम्स की जो रिंग है उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। इसमें बताओ क्या होगा नेचर, बताओ क्या नेचर होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। कितने, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और नेचर क्या होगा इसका, एरोमेटिक। सेकंड क्वेश्चन में एक रिंग है ना एरोमेटिक, इसका क्या बोलते हैं हम, नैप्थलीन। जानते हो, एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या होगा, ये तो कर ही लिया था क्वेश्चन, एंटी एरोमेटिक। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज एनुलिन्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हमें पढ़ने हैं। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन एज एनुलिन्स। ठीक है, जैसे क्या आप इसे कॉन्जुगेटेड मानते हैं, है क्या, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्या ये एनुलीन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट द प्रॉब्लम इसकी आयन है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, सो दीज आर, दे आर व्हाट, कॉन्जुगेटेड, बट दे आर नॉट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दे आर आयंस। अगर हमें हाइड्रोकार्बन्स बनाने हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो हमें इवन नंबर में ही लेना पड़ेगा कार्बन आइटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ही लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो इसमें देखेंगे आप, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है, इसको हम बोलेंगे एनुलीन, और इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे 4। ये 4 क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द रिंग। ठीक है, दिस इज एनुलीन 4। इसका नेचर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। बेंजीन, जानते हो ये क्या है, एनुलीन, एनुलीन 6, इसका नेचर क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ओके, लिख लिया। देखिए इसका नाम क्या है, एनुलीन 8। इसका नेचर क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक्सपेक्टेड है कि ये एंटी एरोमेटिक होगा, मगर ये होता नहीं है क्योंकि एंटी एरोमेटिक फॉर्म में ये है तो अनस्टेबल होगा। तो ये क्या हो जाता है, अपने प्लेन से इस तरीके से चेंज कर लेता है प्लेन और ऐसे शेप में चला जाता है, टॉप शेप। नॉन प्लेनर हो जाता है और नॉन प्लेनर होगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। कोई डाउट? जैसे इसको अगर अपन देखें, ये क्या है, एनुलीन 10, ये क्या एक्सपेक्टेड है, एरोमेटिक, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी एरोमेटिक नहीं होता है क्योंकि यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं बहुत कम स्पेस, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए एक हाइड्रोजन तो ऐसे आउट ऑफ प्लेन चला जाता है और एक बिलो द प्लेन चला जाता है, समझ में आया? तो ये पूरा जो सिस्टम है ये अबाउ द प्लेन आ जाता है और ये पूरा जो बॉन्ड्स है ये बिलो द प्लेन चले जाता है और ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। कुछ ऐसे बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुन लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका नेचर बताओ क्या होगा, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, बताओ। इसमें देखो जो हाइड्रोजन एटम है जिसमें रिपल्शन हो रहा था वो है ही नहीं, इससे क्या एसोसिएटेड है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो एक ही है, दोनों से ही जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो रिपेल कौन करेगा? और वो ऑक्सीजन एटम इस तरीके से होता है, आउट ऑफ प्लेन ऐसे, ठीक है। तो वो जो पेरीमीटर है वो प्लेनर रहता है और इस वजह से इसमें क्या होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और जो इसका नेचर है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया? इसमें बताओ क्या नेचर होगा इसका। इसमें देखो ये भी नाइट्रोजन आइटम इस तरीके से आउट ऑफ प्लेन रहेगा ऐसे,
और पेरीमीटर में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरोमेटिक। ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नेचर। ठीक है, तो अपन सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं रेजोनेंस की, एंड दैट इज द कंपैरिजन एंड कैलकुलेशंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम क्लोरीन एटम को इस तरीके से किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन एटम है कार्बन से एसोसिएटेड है मगर बेंजीन से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। कोई आपसे पूछे इसकी बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, इस अल्फा बॉन्ड की या इस बीटा बॉन्ड की, बताइए। बीटा की क्यों ज्यादा होगी? ये एक्चुअली क्या होगा, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, और कॉन्जुगेटेड है तो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड डेवलप होगा, और इस एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कार्बन और क्लोरीन में। ठीक है, तो एक से ज्यादा बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर जानते हो ना, बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? इफेक्टिव बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्टेबिलिटी। अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? अरे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? अल्फा का। ठीक है, एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे इफेक्टिवली, और बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बीटा की अल्फा से ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी रेजोनेंस आता है या एक से ज्यादा अगर पार्शियल बॉन्ड्स बनते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, ये क्वेश्चंस करें, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जो भी मेंशन्ड है उसमें यू हैव टू कंपेयर द बॉन्ड लेंथ।
एसी चलाओ यार, गर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को? गर्मी नहीं लग रही है? लग रही है हमें। वही सी डबल बॉन्ड हो। हो गया? हो गया? देखिए इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, बताइए एक्चुअली इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, किससे? बीटा से। इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें परफेक्ट डबल बॉन्ड रहेगा, जबकि इसमें जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कम होगा और बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी अल्फा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, परफेक्ट डबल बॉन्ड रहेगा। कोई डाउट नहीं आया समझ में? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा, इसका 2 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी किसकी? अल्फा की। सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी किसकी? बीटा की। और गामा की बीच में होगी, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन है। समझ गए? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? बीटा में परफेक्ट सिंगल बॉन्ड है, जबकि अल्फा में पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक्चुअली क्या है, इसका जब आप आरएस बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एरोमेटिक नेचर होगा, क्वासी एरोमेटिक। तो ये वाला सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा और ये वाला क्या शो करेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो लेंथ ज्यादा होगी किसकी? अल्फा की। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या रहेगा, परफेक्ट डबल बॉन्ड, इसमें पार्शियल रहेगा, तो बीटा की लेंथ ज्यादा होगी किससे? अल्फा से। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, इसमें देखो ऐसा, ये तो परफेक्ट डबल बॉन्ड है बीटा, जबकि अल्फा क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा होगी गामा की, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी गामा की, फिर सबसे कम होगी बीटा की, अल्फा की बीच में होगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा किसकी होगी? बीटा की ज्यादा होगी, ठीक है, अल्फा की कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किसकी होगी? बीटा की। सबसे कम किसकी होगी? गेम में अल्फा की होगी। ओके, क्योंकि गामा की क्या होगी? बीच में। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ इन वेरियस स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन को मिटा दें। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं स्ट्रक्चर्स में जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं, केवल उन्हीं स्ट्रक्चर्स में हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है ऑक्सलेट आयन, तो इसका जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये दोनों आइडेंटिकल है, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, एग्जैक्ट सेम इन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। तो इसके लिए जब अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बताओ? जैसे इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालेंगे? आता होगा ना सबको, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये याद रखो, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। इसमें कितने सिग्मा है? 1 और ये 2, तो सिग्मा टोटल कितने हो गए? और सिग्मा पाई कितने हैं इसमें? 1। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5। एक और तरीका है इसको निकालने का, इन दोनों एटम्स को फिक्स कर दिया हमने, टोटल बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लिए सारे स्ट्रक्चर्स में, 2 और एक 3, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिवाइड कर दें। नहीं आया समझ में? लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा। इसको ऐसे लिखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लें, डिवाइडेड बाय व्हाट? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ आरएस। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, करके बताओ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। हम्म, 4/3 कैसे निकाला? जैसे ये दोनों एटम हमने फिक्स कर दिए, 2, 3 और 4, टोटल बॉन्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। आसान तरीका क्या है? सिग्मा प्लस पाई 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1, 2, 3, 4/3। क्लियर? जैसे इस स्ट्रक्चर में निकाल के बताओ, इस स्ट्रक्चर में निकाल के बताओ। बेंजीन में निकाल के बताओ, इसमें कितना आएगा? कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? अरे यार 6/4। सिग्मा कितने? 1, 2, 3, 4। पाई कितने? 2 है, हाफ। ठीक है, इसमें कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1, 2, 3, 4 सिग्मा, पाई 1 है, 5/4। इसमें कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ? सिग्मा कितने?
1 2 3 4 5 6 पाई कितने हैं 3, सो 6 + 3 हाफ, ठीक है 1.5 नोट कर लो। इन दोनों में से अल्फा और बीटा में से बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी? अल्फा और बीटा में से बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी? बीटा। क्यों? पहले अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, इसका कितना आएगा और इसका आएगा 1.5, इसका आएगा 1.3, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है नोट कर लो इसको। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इज मेसोमेरिक इफेक्ट और एम इफेक्ट। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सालों के बाद ये मेसोमेरिक इफेक्ट आया है, ठीक है सबको समझ में आ रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट पता है आप लोगों को क्या होता है? क्या होता है बेटे? इसमें देखो जैसे बेंजीन है, इसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, मगर इस बेंजीन से जब हम कोई ग्रुप एसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल O-, या इस एटम पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसमें कॉन्जुगेशन तो है, मगर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जब मैंने इस ग्रुप को एसोसिएट किया तो जब मैं RS बनाऊंगा तो क्या होगा? ये लोन पेयर शिफ्ट होकर के यहां आ जाएगा और पाई शिफ्ट होकर के ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है तो इस तरीके का RS बनेगा। ठीक है फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट करके कहां चला जाएगा? पैरा पोजीशन पर, ठीक है फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है शिफ्ट करके कहां आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर। तो इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मगर मेटा पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको ये क्या है? O4 ऑर्थो नेबरिंग पोजीशन मेटा, और सामने वाली पोजीशन क्या है? पारो नहीं है, क्या है? पैरा पोजीशन, ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है वो कहां बढ़ रहा है? ऑर्थो पर और पैरा पर, लेकिन मेटा पोजीशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डोनेट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ये ग्रुप, इसीलिए इसको हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, या क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है तो रेजोनेंस तो मतलब हर जगह है, मतलब यहां जहां भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वहां रेजोनेंस है, मगर मेसोमेरिक इफेक्ट कहां है? जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कोई ग्रुप भी लगा हुआ हो जो उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो या विड्रॉ कर सकता हो। इसकी खासियत देखो आप, जितना चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है उतना ही मेटा पर, सॉरी उतना ही पैरा पर भी आ रहा है, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, चार्ज ऑर्थो पर भी उतना ही है जितना पैरा पर है। समझ में आया? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ठीक है
और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक छोड़ के दूसरी पोजीशन पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जैसे यहां पर ऑक्सीजन एटम है तो इस पे नहीं हुआ ट्रांसफर, इस पर हुआ, फिर इस पर नहीं हुआ ट्रांसफर, इस पर हुआ, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर ट्रांसफर होता है। अगर बेंजीन रिंग है तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ये इफेक्ट ट्रांसफर होगा, मेटा पोजीशन पर ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आया? तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। और भी इफेक्ट्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, एच इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नोट कर लो। लिख लिया? तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो इफेक्ट हमने देखा दैट वाज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन शो करते हैं? जो प्लस एम ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, प्लस एम ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनमें जो एटम डायरेक्टली एसोसिएटेड है उसके पास मिनिमम से मिनिमम एक लोन पेयर हो, या तो मिनिमम से मिनिमम एक लोन पेयर हो, या फिर क्या हो, इस तरीके से डबल बॉन्डेड सिस्टम हो जिसमें एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज्यादा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर है, नहीं भी अगर होता लोन पेयर और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करके डेवलप कर लेता लोन पेयर। समझ में आया? और इससे क्या होता? प्लस एम ग्रुप बन जाता है। कोई डाउट? तो इस तरीके के ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? प्लस एम कहलाते हैं। ठीक है, एक सेकंड लिखना नहीं। जैसे अगर अपन पीरियोडिक टेबल देखें तो नाइट्रोजन से एक ग्रुप स्टार्ट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, एक लोन पेयर, पापा नाइट्रोजन, सिमिलरली 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन। ठीक है, इसके बाद कोई काम के नहीं, आर्सेनिक, एंटीमनी, वो कभी आएंगे भी नहीं। ठीक है, इसके बाद कौन सा ग्रुप है? ऑक्सीजन फैमिली, 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, 2 लोन पेयर, सल्फर। ठीक है, सेलेनियम। ठीक है, इसके बाद कौन सी फैमिली है? हैलोजन फैमिली, एक ही बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
और अगर अपन कार्बन पर देखें, अगर लोन पेयर आता है तो वो उसी कंडीशन में आ सकता है जब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कार्बन इन केस वेयर इट हैज लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये सारे ग्रुप्स में लोन पेयर प्रेजेंट है। और लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये सारे ग्रुप्स क्या शो करेंगे? प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। आ गया समझ में? कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो। ओके, जो प्लस एम ग्रुप्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे बहुत बेसिक बात है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की अगर अपन कंपेयर करें प्लस एम इफेक्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होगा? बताओ। आयोडीन का? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर अपने को इसको हम अटैच करते हैं, ठीक है, तो जो अपन ने बेंजीन से इसको अटैच किया, तो ये बेंजीन से जो अटैच्ड कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ है उसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये लोन पेयर यहां खसकेगा तो ये लोन पेयर ऑर्थो पर जाएगा। तो ये जो कार्बन और एक्स बॉन्ड बन रहा है पाई, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यस और नो? मतलब इस बॉन्ड का स्टेबल होना जरूरी है। समझ में आया? अब मोस्ट स्टेबल बॉन्ड कौन बनाएगा? फ्लोरीन, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 2p में, इसमें प्रेजेंट होंगे 3p में, इसमें प्रेजेंट होंगे 4p में, इसमें प्रेजेंट होंगे 5p में। समझ में आया? तो अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन का, तो 2p ओवरलैपिंग सिमिलर टाइप के ऑर्बिटल्स में होगी, और फ्लोरीन के साथ क्या होगी? 2p 3p, वीक बॉन्ड होगा, और वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, तो क्या होगा? प्लस एम डिक्रीज करेगा। समझ में आया? जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन जाएंगे तो प्लस एम इफेक्ट वीक हो जाएगा। जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, OH और SH में से किसका ज्यादा होगा? OH का ज्यादा होगा। ठीक है, NH2 और PH2 में से किसका ज्यादा होगा? NH2 का ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो। ओके, इन तीनों में अगर हम चेक करें किसका ज्यादा होगा? OH, NH2 और F में।
अब देखो आउटर मोस्ट शेल सब में 2p है, ठीक है, मतलब अगर हम जैसे इस डायरेक्शन में जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यस और नो, ऑर्बिटल्स तो सेम ही होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एटम की इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे वीक प्लस एम होगा किसका, एफ का, फिर किसका होगा, OH का, और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट होगा NH2 का। कोई डाउट? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर प्लस एम डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम पर जाने पर भी डिक्रीज होता है। समझ में आया? SH और Cl में से किसका ज्यादा होगा? चेक करो देखा मैं, डिक्रीज होगा। समझ में आया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कोई डाउट? दूसरे इफेक्ट्स अगर अपन देखें, ये तो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और ओवरलैपिंग भी सेम हो। ये कब हो सकता है? जब एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वही सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल चेकिंग करवा लें आपसे, OCH3 और ये ग्रुप है, इन दोनों में से किसका प्लस एम ज्यादा होगा बताइए? यहां पर जो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे? नहीं आया समझ? तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे तो ये रेजोनेंस में चले जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहां पर क्या रहेंगे, इसी के पास अवेलेबल रहेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल NH2 और NHC डबल बॉन्ड और CH3, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे इसके साथ रेजोनेंस करेंगे और ये अवेलेबल होंगे आसानी से, तो इसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? कॉपी करो।
ठीक है, कर लिए, कर लिए, सारे हो गए, एक भी नहीं हुआ? अच्छा, मुझे लग रहा था तुम इंटेलिजेंट हो। स्टार्ट करें? करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ किसका प्लस एम ज्यादा होगा। इसमें देखो ये जो लोन पेयर है दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें एक ही में जाएगा तो इसका ज्यादा, ठीक है। इसमें बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा इसका होगा, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इसका सेकंड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा लेकिन एक ही ग्रुप है, इसमें दो दो ग्रुप है, इसकी वाट लगा देंगे, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, किसका ज्यादा होगा? इसमें जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है, जबकि ये नहीं होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का है सेकंड का? फर्स्ट का ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो शो ही नहीं करेगा प्लस एम, लोन पेयर है कहां इसके पास, लेकिन ये शो कर सकता है, बताया था ना आपको मैंने कैसे। ये एक्स डबल बॉन्ड वाई है जबकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या कर सकता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है और इस तरीके से नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, तो ये आगे डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी है ही एक प्लस एम ग्रुप, दूसरा तो है ही नहीं प्लस एम, इसी का ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है फर्स्ट, फिर नाइट्रोजन सेकंड, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OH और O माइनस में से किसका प्लस एम ज्यादा होगा? O माइनस का। SH और S माइनस में से S माइनस। 9th क्वेश्चन, NH2 और NH माइनस में NH माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लस एम इफेक्ट को कंपेयर करते हैं। यूज क्या है, यूज क्या है ये अभी हम देखते हैं। इसको मिटा दूं। देखिए क्या होता है, कई बार इस तरीके के इंटरमीडिएट आ जाते हैं क्वेश्चन, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? CH2 प्लस कार्बोकेटायन, सबने पढ़े होंगे। तो जैसे मान लो कि आपने दो अलग अलग टाइप के अपन ने मॉलिक्यूल बनाए, एक में मैंने OCH3 को इसकी पैरा पर लगा दिया और एक में मैंने OCH3 को इसकी मेटा पर लगा दिया, क्या होगा बताओ? ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऑर्थो पर आ जाएगा, तो इसका जो RS बनेगा वो ऐसा बनेगा, कोई डाउट? तो इसकी ऑर्थो पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर ये जो चार्ज है ये शिफ्ट होकर के कहां चला जाएगा? पैरा पर चला जाएगा, समझ में आया? फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पर वेकेंट और लोन पेयर है, ये आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, कौन कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, जबकि ये इसकी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ा पाएगा लेकिन मेटा तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं आया समझ? जैसे अगर इसका अगर अपन RS बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, यहां आएगा लोन पेयर, कोई डाउट? फिर इसका अगर आप RS बनाओगे तो ये लोन पेयर शिफ्ट करके यहां चला जाएगा, वो देखता रह जाएगा, समझ में आया? तो उसकी जो पोजीशन है जहां कार्बोकेटायन है उस पर तो ये पहुंच ही नहीं पाया ना, तो देयर इज नो सपोर्ट और नो इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटायन, समझ में आया?
क्लियर है क्या नहीं? इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होगा, ये या ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये क्या है, प्लस एम, और प्लस एम इफेक्ट ट्रांसफर होता है कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर। तो ये इसकी पैरा पर लगा हुआ है तो ये प्लस एम लगा पाएगा। ये ग्रुप क्या है, प्लस एम है, मगर और प्लस एम ट्रांसफर होता है कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पर और पैरा पर, मेटा पर नहीं होगा, इसके रेस्पेक्ट में मेटा है तो ये प्लस एम लग नहीं पाएगा। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एम इफेक्ट। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करते हैं, प्लस एम ग्रुप्स। समझ में आया? सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नोट करिए, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, बट एप्लीकेबल ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, बट एप्लीकेबल ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ठीक है, तो आज मैंने स्टार्ट किया है प्लस एम। नेक्स्ट क्लास में फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे on the basis of plus m and minus m effect, and this will be very important for acid base also। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया ढंग से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, और नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।